हे माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। आई होप कि आप लोगों ने द राइम ऑफ द एंसेंट माइनर का जो मैंने पिछला वीडियो डाला था समरी वाला, वो आप लोगों ने देख लिया है। अगर नहीं देखे हो तो मैं आई बटन में यहाँ पे दे दे रहा हूँ, उसको पहले जाकर देख लो ताकि समरी जो है, पूरी जो स्टोरी है वो आपके माइंड में बैठ जाए। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबा ना खींचे एंड पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे पाऊँ। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे थीम ऑफ द पोम से। तो इस पोम का एक थीम है, वो है सीन एंड रिडेम्पशन, और इसी के बेसिस पे ना आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। और वो कैसे, वो आप इस स्लाइड में देख सकते हो। ये जो है ना, वो इस बार का जो एसक्यूपी है यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का, सीबीएसई ने भी हाल फिलहाल में ही रिलीज किया है उसका। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या देख सकते हो कि इंटरप्रेट इमेजरी एंड सिंबलिज्म in the rhyme of the ancient mariner as elements that contribute to the poem's overarching themes of retribution and redemption। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है आपके लिए, that is retribution। अब इस retribution का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है revenge, यानी बदला लेना। तो इस पोम का एक थीम तो हमारा सीन हो गया, दूसरा हो गया retribution, और तीसरा हो गया redemption। तो इस तरीके से ये जो retribution and redemption का जो थीम है, इसको फुलफिल करने के लिए हमारे पोइट ने किस तरीके से इमेजरी और साथ साथ में सिंबल्स का यूज किया है इस पोम में, वो आपको बताना है। एंड दिस इज फॉर ओनली 2 मार्क्स। तो इसको आप कैसे समझोगे? इस पूरे वीडियो से। इस वीडियो को जैसे पूरा देख लोगे ना, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सीन एंड रिडेम्पशन, साथ साथ में यहाँ पे अगर आप रेट्रीब्यूशन भी जोड़ना चाहो तो आप रेट्रीब्यूशन जोड़ सकते हो कि नेचर ने किस तरीके से बदला लिया। After the mariner commits the sin of shooting the albatross, guilt begins to manifest in all kinds of supernatural form। यानी जब उसने एल्बाट्रोस को मार दिया तो उसके अंदर एक गिल्ट आ गई, और वो गिल्ट ना उसे सुपरनेचुरल फॉर्म्स के तौर पे उसे मिल रही थी, मीन्स उसे दिख रही थी हर एक तरफ। द एल्बाट्रोस इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेचर, दैट मीन्स सिंबल, बट मीन्स नथिंग टू द मैरिनर। द मैरिनर किल्स द बर्ड विदाउट एनी प्रोवोकेशन। यानी उस बर्ड ने उस मैरिनर को कोई भी हार्म नहीं किया, ना ही उसने उसको प्रोवोक किया, लेकिन फिर भी उस मैरिनर ने क्या किया, उसको मार दिया बिना किसी मतलब के। नेचर क्विकली चेंजेस एंड बिगिंस टू पनिश हिम फॉर किलिंग द सिंबल ऑफ नेचर, एंड द नेचर टेक्स रिवेंज अपॉन हिम एंड टीचेस हिम अ लेसन। Afterwards, the mariner begins realizing what the beauty of nature realize means to him. At this point, he has a change of heart and repents his wrongdoing। यानी जो उसने गलत किया ना, उस पे वो क्या करता है, बेचारा रोने लगता है। The mariner begins to find his salvation when he starts to see the slimy things as creature of a strange beauty। He now understands that the albatross is a symbol of nature, and he realizes what wrong he has done। The bird is hung around his neck as a punishment and as a constant reminder of the sin he has committed। तो हमको सबको पता है लास्ट में क्या होता है, उस माइनर के गले में उस एल्बाट्रॉस की डेड बॉडी को लटका दिया जाता है ताकि उसे पनिश किया जा सके और उसे हमेशा याद रहे कि उसने कितनी बड़ी पाप करी है। तो ये पोम समझ जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इस पोम से जो क्वेश्चंस आने लगते हैं ना आपके, यानी कोई स्टैंजा उठा के दे देगा, फिर आपको बोलेगा कि इस स्टैंजा से ये बताओ, इसका आंसर क्या होगा, तब वहाँ पे आप फंस जाओगे। इसीलिए इस पोम का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उन सबसे पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं आर्केइक वर्ड्स क्या होता है। ठीक है, आर्केइक वर्ड्स ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जो आजकल तो यूज नहीं होते, है ना, लेकिन पहले बहुत ज्यादा यूज होते थे। यानी जो ओल्ड इंग्लिश होता था, उन ओल्ड इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आर्केइक वर्ड्स का यूज़ होता था। अब इनमें इस पोम में भी हम बहुत सारे आर्केइक वर्ड्स देखेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है ताकि आप इसको अच्छे से एक बार देख लो। जैसे स्टॉपेथ का मतलब क्या होता है, स्टॉप्ड। दाई मीन्स योर, वेयरफॉर वाई, स्टॉपेस्ट स्टॉपिंग, दो यू, मेस्ट सी, क्वोथ सेड, लून लुनेटिक, लुनेटिक मतलब पागल, एफ्टसोन्स एट वंस, ड्रॉप्ड dropped, hath has, spake spoke, kirk church, paced entered, foe enemy, a yes, cane can't you, swooned fainting fit, hello call, plague trouble, looks looking। तो ये सब कुछ कॉमन से आर्केइक वर्ड्स हैं जिनका यूज आप इस पोम में देखोगे, और भी बहुत सारे होते हैं।
जरूरत नहीं है उतना जानने का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पे। पार्ट 1, आप लोगों के ना आंखों का पूरा ध्यान रखा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड का यूज किया है ताकि आप लंबे समय तक स्क्रीन को देख पाओ और आपकी आंखें भी ना दुखे। सबसे पहला स्टैंजा जो है वो आप लोगों के सामने है। क्या बोला है? इट इज एन एंशिएंट मैरिनर एंड ही स्टॉपेथ वन ऑफ थ्री बाय दाई लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई, नाउ वेयरफॉर स्टॉपेस्ट दो मी। यानी एक एंशिएंट मैरिनर था जिसने 3 गेस्ट में से एक गेस्ट को क्या किया, वो रोक लेता है। किस तरीके से? उस मैरिनर के जो बियर्ड्स थे वो बियर्ड कैसे कलर के थे? वो लॉन्ग थे और ग्रे कलर के थे, लेकिन उसकी आंखें जो थी वो कैसी थी? ग्लिटरिंग थी। तो वो जो वेडिंग गेस्ट होता है, वो वेडिंग गेस्ट क्या करता है, उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों रोका। द ब्राइडग्रूम डोर्स आर ओपन वाइड एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ कीन। यानी वो जो वेडिंग गेस्ट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो जो वेडिंग गेस्ट है, वो वेडिंग गेस्ट क्या करता है, उसको बोलता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, जो ब्राइडग्रूम का डोर है वो तो पूरा खुल चुका है और मैं क्या हूँ, मैं उसका एक किन हूँ। किन का मतलब क्या होता है? रिलेटिव हूँ। द गेस्ट आर मेड, द फीस्ट इज सेट। यानी लोग आ चुके हैं और जो फीस्ट है यानी जो पार्टी है वो भी सट चुकी है, मतलब डिनर जो है वो टेबल पर लग चुका है। मिस्ट हियर द मैरी दिन, और मैरी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैप्पी। और तुम यहाँ पे शायद वो आवाज भी सुन सकते हो जो उस मैरिज हॉल से आ रहा है। स्टैंजा 3 में क्या होता है? ही होल्ड्स हिम विद हिज स्किनी हैंड। यानी वो जो एंशिएंट मैरिनर होता है वो अपने स्किनी हैंड यानी पतले पतले हाथों से उस वेडिंग गेस्ट को पकड़ लेता है। क्वोथ ही, क्वोथ मतलब क्या होगा? सेड। और उसने उससे क्या कहा? देयर वॉज अ शिप, यानी एक जहाज था। होल्ड ऑफ, अनहैंड मी, ग्रे बियर्ड लून। एप्ट सून हिज हैंड ड्रॉप्ड ही। तो वो वेडिंग गेस्ट उसको बोलता है, अरे हाथ हटाओ, चलो मेरा हाथ छोड़ो, पागल ग्रे बियर्ड इंसान। और ऐसा बोलते ही वो एंशिएंट मैरिनर उसके अपने हाथों को उसके बॉडी से दूर कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई, द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल। यानी अब वो उसको पकड़ा हुआ तो नहीं था, लेकिन अब उसने क्या किया, अपनी चमकीली आंखों से उसको पकड़ के रखा, मीन्स उसको हिप्नोटाइज कर दे एक तरीके से। और वेडिंग गेस्ट जो है वो वहीं पे खड़ा हो गया। एंड लिसन्स लाइक अ 3 years चाइल्ड, द मैरिनर हैथ हिज विल। हैथ हिज विल का मतलब क्या हो गया? मानो कि वो जो करना चाहता था उस काम में वो सक्सेसफुल हो गया। तो एक 3 साल के बच्चे के जैसा वो उस मैरिनर की बातों को सुनने के लिए तैयार हो गया। द वेडिंग गेस्ट सैट ऑन अ स्टोन, ही कैन नॉट चूज बट हियर। वो वेडिंग गेस्ट क्या होता है कि स्टोन पे जाके बैठ जाता है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है उसको सुनने के अलावा। एंड दस स्पेक ऑन दैट एंशिएंट मैन द ब्राइट आइड मैरिनर। स्पेक का मतलब मैंने बताया था आर्केइक वर्ड है किसका? स्पोक का। उसके बाद वो एंशिएंट मैरिनर जो है वो अपनी चमकीली आंखों से उस वेडिंग गेस्ट को देखते हुए अपनी कहानी स्टार्ट करता है, यानी कहना स्टार्ट करता है। द शिप वॉज चीयर्ड, द हार्बर क्लियर्ड। यानी शिप जो है वो हार्बर से जब निकली तो सारे लोग क्या कर रहे थे? चीयर कर रहे थे। मेरीली डिड वी ड्रॉप बिलो द किर्क, बिलो द हिल, बिलो द लाइट हाउस टॉप। और हम लोग कहाँ से पास हो रहे थे? किर्क यानी चर्च के पास से पास हो रहे थे, हिल के नीचे से पास हो रहे थे, लाइट हाउस के नीचे से पार हो रहे थे। ये मतलब हम बगल से गुजर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम उनके नीचे से जा रहे हों। द सन केम अप अपन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम। और सन जो है वो क्या हो रहा था? लेफ्ट साइड से। तो ये फोटो के अकॉर्डिंग लेफ्ट इधर होगा, ये इधर से उठकर इधर डूब रहा था। एंड ही शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इनटू द सी। मतलब इधर से निकल के वो सन राइट की ओर जाकर डूब रहा था और बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो यहाँ पे देखो सन को क्या किया गया है? ही वर्ड से डिनोट किया गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। तो मेटाफर नहीं है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा। तो एट द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन आई विल जस्ट टेल यू ऑल द फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, तो अभी मैं बीच में नहीं बता रहा वरना ये वीडियो बोरिंग सा हो जाएगा। हायर एंड हायर एवरी डे, यानी हर एक दिन जो सन है वो ऊपर की ओर जा रहा था। टिल ओवर द मास्ट एट नून। और उसके बाद एक दिन क्या हो गया? वो बिल्कुल सर के ऊपर पहुंच गया। किसके सर के ऊपर? उस शिप के सर के ऊपर पहुंच गया। द वेडिंग गेस्ट हेयर बीट हिज ब्रेस्ट फॉर ही हर्ड द लाउड बैसून। तो बैसून क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। वो माइनर अपनी स्टोरी बता ही रहा होता है कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था और सन जो है वो दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर उठ रहा था। दैट मीन्स कि हम लोग पोल्स की ओर जा रहे थे। और एक दिन क्या हुआ? वो सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर पहुंच गया। और इतना जब तक वो बोल ही रहा होता है तब तक वेडिंग गेस्ट ना छटपटाने लगता है
बीट हिज ब्रेस्ट का मतलब क्या हो गया, अपनी छाती पीटना। छाती हम कब पीटते हैं, जब हम छटपटाने लगते हैं, हमें कुछ काम करना होता है। क्यों ऐसा वो कर रहा था, क्योंकि उसे ना वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड सुनाई दे रहा था। कहाँ से, जो उस वेडिंग हॉल से आ रहा था। द ब्राइड हैड पेस्ड इनटू द हॉल, यानी ब्राइड जो है वो हॉल के अंदर आ चुकी है। रेड एज रोज इज शी, यानी वो बिल्कुल एक रोज के जैसी ब्यूटीफुल लग रही है, और लाल भी। नोडिंग देयर हेड्स बिफोर हर गोज द मैरी मिन्स्टर्सी, यानी जो म्यूजिकल बैंड है, सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस, वो क्या कर रहे हैं, अपने सर को हिलाते हुए उसको फॉलो करते हुए हॉल में आ रहे हैं। द वेडिंग गेस्ट ही बीट हिज ब्रेस्ट येट ही कैन नॉट चूज बट हियर, यानी अब वो वेडिंग गेस्ट फिर से क्या करता है, अपनी छाती पीटने लगता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय उस एंसेंट माइनर को सुनने का। और ऐसा क्यों, क्योंकि उसने अपनी इन चमकीली आंखों से उस वेडिंग गेस्ट को रोक रखा था। उसने पकड़ा नहीं था हाथों से, बट अपनी आंखों से उसे रोक रखा था। एंड दस स्पेक ऑन द टेंसेंट मैरिनर द ब्राइट आइड मैरिनर, ठीक है। एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट केम एंड ही वॉज टिरेनस एंड स्ट्रॉन्ग। तो इतना सब कुछ होने के बाद क्या हुआ, अचानक से स्टॉर्म आ गया, एक बहुत ही भयंकर आंधी तूफान आ गई। और वो आंधी तूफान नॉर्मल वाली नहीं थी, वो टिरेनस थी। टिरेनस का मतलब बिल्कुल क्रूल, हार्श, एकदम खतरनाक वाला आंधी तूफान आ गया। ही स्टक विद हिज ओवरटेकिंग विंग्स एंड चेस्ड अस साउथ अलोंग। यहाँ पे ही जो वर्ड है ना, वो यूज किया गया स्टॉर्म्स के लिए, और यहाँ पे इसको पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पे हो रहा है। तो वो जो स्टॉर्म है ना, वो अपने पूरे दम के साथ क्या कर रहा है, वो शिप को धकेले जा रहा है, मतलब उसको पुश कर रहा है। यानी यूं एक इमेजिनेशन सोचो कि मान लो शिप आगे आगे जा रहा हो और पीछे पीछे तूफान जो है वो जा रहा हो, मतलब उसकी ओर आ रहा है। तो एक तरह से ऐसा लगेगा ना कि वो जो तूफान है वो क्या कर रहा है, उस शिप को चेज कर रहा है, वो उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो वही यहाँ पे बोला है कि वो क्या कर रहा है, ही स्टक विद हिज ओवरटेकिंग विंग्स, ठीक है, यानी वो उसको ओवरटेक कर रहा है। वो कौन, वो मतलब यहाँ पे स्टॉर्म। और ऐसा लग रहा है मानो कि वो उसका पीछा कर रहा है, उसे लेकर किधर की ओर जा रहा है, साउथ की ओर। विद स्लोपिंग मास्ट एंड डिपिंग प्रो एज हु परस्यूड विद येल एंड ब्लो still tread the shadow of his foe and forward bends his head, the ship drove fast, loud roared the blast and southward ye we fled। ऐसा लग रहा था कि मानो उस शिप को ओवर पावर कर लिया गया हो उस स्टॉर्म के द्वारा, यानी अब उस शिप पे उसका खुद का कंट्रोल नहीं था, बल्कि वो स्टॉर्म जो है वो उसे कंट्रोल कर रहा था और उसे प्रेशर लगा रहा था। वो उसके ऊपर इतना प्रेशर लगा रहा था मानो कि उसका जो मास्ट है वो नीचे की ओर झुकने लगा था, और उसका जो फ्रंट पार्ट है उस शिप का वो पानी में डूबने लगा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था उस सीन को देखकर मानो कि कोई जो वॉरियर है वो किसी पावरफुल एनिमी के शैडो से के पीछे से होकर वो भाग गया हो। वॉरियर अपने पावरफुल एनिमी से डर कर छिप कर वहां से भाग रहा हो, वैसा ही शैडो जो है वो उस शिप के ऊपर पड़ रहा था। किसके द्वारा, उस स्टॉर्म के द्वारा। ऐसा लग रहा था कि मानो वो शिप जो है वो उस स्टॉर्म से बचकर वहां से निकलना चाहता हो। शिप के ऊपर से वो स्टॉर्म इतनी तेज हवाएं चला रहा था जिसकी आवाज वो शिप के सारे लोग सुन पा रहे थे, और वो इतना प्रेशर लगा रहा था उसके पीछे से कि वो शिप अपने कंट्रोल में ना रहकर उस स्टॉर्म के कंट्रोल में आकर वो साउथ के डायरेक्शन में बहुत ही तेजी से भाग रहा था। एंड नाउ देयर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो। अब वहां पे क्या हो गया, मिस्ट भी आ गया और स्नो भी आ गया। एंड इट ग्रू वंडरस कोल्ड, और वहां का जो टेम्परेचर है वो अचानक से भयंकर ठंड में बदल गया। एंड आइस मास्ट हाई केम फ्लोटिंग बाई एज ग्रीन एज एमराल्ड, और जो आइस बर्ग्स हैं वो शिप के इतने बड़े बड़े थे जो उनकी ओर बहकर आ रहे थे, और वो जो पूरा सी है वो कैसा लग रहा था, बिल्कुल ग्रीन कलर का। एमराल्ड क्या है, अ प्रीशियस स्टोन विच इज क्लियर एंड ब्राइट ग्रीन, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। एंड थ्रू द ड्रिफ्ट्स द स्नोई क्लिप्स डिड सेंड अ डिसमिसल शीन, नॉर शेप्स ऑफ मैन नॉर ब्रेस्ट वी किन, द आइस वॉज ऑल बिटवीन। जैसे जैसे वो शिप उस आइस के अंदर से जा रहा था, मीन्स आइस के ऊपर फ्लोट करते हुए जा रहा था, उसे हर तरफ, मीन्स वहाँ के जो क्रू मेंबर्स थे उन लोगों को हर तरफ सिर्फ आइस के बड़े बड़े आइसबर्ग ही दिख रहे थे, और हर तरफ ना एक दुख भरा
सन्नाटा सा छा चुका था। दैट मीन्स ना तो वहाँ पे कोई उन्हें लोग दिख रहे थे और ना ही वहाँ पे कोई जानवर दिख रहा था। हर तरफ सिर्फ आइस ही आइस था और वो उन आइस के बीच में फंस चुके थे। द आइस वॉज हेयर, द आइस वॉज देयर, द आइस वॉज ऑल अराउंड, यानी इधर देखो या उधर देखो या जिधर देखो हर तरफ सिर्फ आइस ही आइस दिखाई दे रही थी। इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। इट क्रैक्ड एंड ग्रॉल्ड एंड रोड एंड होल्ड, और जैसे ही वो शिप उसके ऊपर से चल रहा था तो आइस क्या हो रही थी, टूट रही थी और वो नॉइस क्रिएट कर रही थी, मानो कि क्रैक टाइप की आवाज़ आ रही हो, ग्रॉलिंग की आवाज़ आ रही हो, ऐसे करके अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी जब वो टूट रहा था। एट लेंथ डिड क्रॉस एन एल्बाट्रॉस थ्रू द फॉग इट केम, और इसी बीच उन लोगों को कहीं से एक एल्बाट्रॉस दिखाई देता है और वो फॉग के बीच से उन लोगों के पास आता है। और एज इट हैड बीन अ क्रिस्टियन सोल वी हेल्ड इट इन गॉड्स नेम। क्यों? क्योंकि एल्बाट्रॉस को एक पवित्र सोल माना जाता है, पवित्र आत्मा माना जाता है, नेचर का सिंबल माना जाता है, इसीलिए हम सब ने उसका वेलकम किया। तो ये स्टोरी सुना रहा है कौन? वो मैरिनर सुना रहा है। It ate the food it never had ate and round it flew. तो हम सभी ने उसे खाना भी खिलाया, हमने उसे वो भी खाना दिया जो उस एल्बाट्रॉस ने शायद जीवन में कभी खाया ही ना हो, और वो हमेशा हमारे शिप के अगल बगल ही उड़ते रहता था। The ice did split with a thunder fate, the helmsman steered us though. यानी अब आइस जो है वो धीरे धीरे टूटने लगी थी एक आवाज के साथ, और वो कैसी आवाज थी? थंडर जैसी, है ना। तो थंडर्ड साउंड के साथ वो आइस जो है वो धीरे धीरे टूटने लगी, और जो हेल्म्समैन है यानी जो पर्सन जो व्हील के जो स्टीयरिंग व्हील होता है ना शिप का, वो ना हम सबको गाइड करता है कि अब हम यहाँ से निकल सकते हैं, और वो हेल्म्समैन जो है वो क्या कर रहा है? उस शिप को वहां से निकाल रहा है। एंड अ गुड साउथ विंड स्प्रंग अप बिहाइंड द एल्बाट्रॉस डिड फॉलो एंड एवरी डे फॉर फूड एंड प्ले केम टू द मैरिनर्स हेलो। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे वो एल्बाट्रॉस उन लोगों के शिप के पास आया, उसके बाद हर एक चीज अच्छा अच्छा होने लगा। यानी साउथ की तरफ से एक विंड बहने लगा जो उन लोगों को नॉर्थ की ओर पुश कर रहा था, मीन्स जाने में मदद कर रहा था, और एल्बाट्रॉस भी उसके साथ साथ ही उड़ रहा था। हर दिन जब भी वो मैरिनर उसे बुलाता, वो एल्बाट्रॉस खाने और खेलने के लिए उसके शिप पर आ जाता था। इन मिस्ट और क्लाउड और मास्ट ऑन एंड श्राउड इट पर्स्ड फॉर वेस्पर्स 9 whilst all the night through fog smoke white glimmered the white moonshine। यानी चाहे वो मिस्ट हो या क्लाउड हो, वो क्या करता था? अल्बाट्रॉस उस शिप के ऊपर आकर बैठ जाता था, और वो हर दिन बिल्कुल एक फिक्स टाइम पे, वेस्पर्स 9 का मतलब हो गया अ फिक्स टाइम एवरीडे, यानी हर दिन एक फिक्स टाइम पर वो आकर उस शिप पर बैठ जाता था, जिस तरीके से मानो लोग क्या करते हैं? चर्च में जाकर पूजा करते हैं। पूजा मतलब वर्शिप करते हैं। पूरी रात भर जब पूरा आसमान फॉग से ढक चुका होता था और कभी कभी वो मून जो है वो शाइन भी करता था, उस समय भी वो एल्बाट्रॉस उस शिप के ऊपर ही आकर बैठा रहता था। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं हमारे पोइट कि जब से वो एल्बाट्रॉस उस मैरिनर के शिप पर आया, वो उसे छोड़कर कहीं भी नहीं गया, वो उसके साथ ही रहता था। गॉड सेव दी एंशिएंट मैरिनर फ्रॉम द फिएंड्स एंड प्लेग दी दस। यानी अब वो जो वेडिंग गेस्ट है वो उस एंशिएंट मैरिनर को कहता है कि भगवान उस एंशिएंट मैरिनर की रक्षा करे, उसे बचा कर रखे। किस चीज से? जितनी भी दुविधाएं आए, जितने भी प्रॉब्लम्स आए ना, उन इविल स्पिरिट से उसे बचा कर रखे। लेकिन इतना बोलने के बाद ही वो जो मैरिनर है वो क्या हो जाता है? सीरियस हो जाता है। तो वो पूछता है व्हाई लुक्स दो सो, यानी तुम ऐसा क्यों दिख रहे हो? तब वो मैरिनर क्या कहता है कि विद माई क्रॉसबो आई शॉट द एल्बाट्रॉस, यानी मैंने अपना क्रॉसबो निकाला, जैसे कि आप लोगों को इस पिक्चर में दिख रहा है, मैंने अपना क्रॉसबो निकाला और उस एल्बाट्रॉस को मार दिया। तो कुल मिलाकर ये था पार्ट 1। तो पार्ट 1 जब खत्म हो चुका है तो अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसका सारा फिगर्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए ये इजी हो जाए। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मैंने राइमिंग स्कीम में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मैं बताता हूँ। सारे
स्टैंजा में राइमिंग स्कीम मैं निकाल के नहीं दूंगा, वो आप खुद कर लेना। राइमिंग स्कीम का मतलब क्या होता है, जो लास्ट वाले वर्ड्स है ना, उन लास्ट वाले वर्ड्स को हमें देखना होता है। अब देखो यहाँ पे है मैरिनर, क्या मैरिनर के जैसा यहाँ पे कोई भी दूसरा वर्ड सुनने में आ रहा है? नहीं ना, तो ये सिर्फ ए लिखाएगा। ठीक, अब देखो थ्री एंड मी, तो सुनने में एक जैसा लग रहा है, तो ये बी और ये बी हो जाएगा। ठीक है, और आई बिल्कुल ही अलग लग रहा है, तो ये हो जाएगा सी। पूरे स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या होगी, ए बी सी बी करके। ठीक है, दूसरा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब एक ही लाइन में दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जो हैं वो एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं एलिट्रेशन। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं बाउंसिंग बनी। ठीक है, तो बाउंसिंग बनी में कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है, वो बी का साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने एलिट्रेशन क्रिएट किया। तो वैसे यहाँ पे इस स्टैंजा में एलिट्रेशन कहाँ पे है, ग्रे एंड ग्लिटरिंग में कौन सा साउंड आ रहा है, जी का साउंड आ रहा है। सेकेंड स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो भी बिल्कुल सेम है, यानी जितनी भी छोटी वाली स्टैंजाज है ना, यानी 4 लाइन वाली, उन सब की राइमिंग स्कीम बिल्कुल सेम है। दूसरा यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है, वो है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म किसको बोलते हैं, यानी किसी भी हार्श वर्ड को हम क्या करते हैं, सॉफ्ट तरीके से किसी के सामने रखते हैं। यानी जब मान लो कोई इंसान मर जाता है ना, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, अरे वो तो गुजर गया, वो तो चल बसा, ऐसा बोलते हैं। वो मर गया, मर गया सुनने में थोड़ा हार्श लगता है। ठीक है, तो वैसे ही डाइड, डाइड वर्ड थोड़ा सुनने में हार्श लगता है, तो उसके जगह पे आजकल हम क्या लिखते हैं, पास्ड अवे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने यूफेमिज्म का यूज किया, यानी किसी भी हार्श वर्ड को हमने सॉफ्ट तरीके से किसी के सामने रखा। उसी प्रकार से जो पहले होता था ना हैंडीकैप्ड, तो हैंडीकैप्ड आज नहीं बोला जाता, आज बोलते हैं हम लोग फिजिकली चैलेंज्ड, है ना, फिजिकली चैलेंज बोलते हैं। फिजिकली डिसेबल्ड भी नहीं बोलते हैं आजकल, फिजिकली चैलेंज्ड ही बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो डिन है उसको मेरिडिन बोला गया है। Din usually implies loud and disorderly noise, but adding merry turns into a positive festive sound, downplaying the chaos and emphasizing the joy. यानी एक तरह से दिन तो होता है, वो एक अलग टाइप का नॉइज होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने मेरी वर्ड यूज कर दिया, तो अब क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव टर्म में बदल गया। थर्ड स्टैंजा में क्या है भैया, यहाँ पे एलिट्रेशन हो रहा है। यहाँ पे कहाँ हो रहा है, ही होल्ड्स हिम हिज हैंड, तो एच साउंड आ रहा है। नेक्स्ट हिज हैंड ही, तो यहाँ भी एच साउंड आ रहा है। स्टैंजा 4 देखो, ही होल्ड्स हिम, तो यहाँ पे एच का साउंड है। स्टूड स्टिल में एस का साउंड है। लिसन एंड लाइक इसमें एल का साउंड है, और हैथ एंड हिज में एच का साउंड है। तो इस तरह से यहाँ पे भी एलिट्रेशन हो रहा है। आर्केइक लैंग्वेज तो लगभग सब में हो रहा है, इसलिए मैंने ये लिखा नहीं है। तो इस पूरे पोम में ना इमेजरी का भी बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखना। सारे स्टैंजर्स में इमेजरी लिख नहीं पाया हूँ मैं, क्योंकि जगह बहुत कम बच रहा था। तो जहाँ पे भी समझ लो कि उस लाइंस को पढ़कर आपके माइंड में कोई इमेज क्रिएट हो रहा है, आप अलग ही दुनिया में खो रहे हो, समझ जाना कि वहाँ पे पोएट ने क्या यूज करा है, इमेजरी का यूज किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है फिफ्थ स्टैंजा में मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जब भी हम कोई दो अनलाइक चीजों का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वहां पे कहीं भी हम लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे बोलना है कि वो एक पत्थर दिल वाला इंसान है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ही इज अ स्टोन हार्टेड पर्सन। हम ये नहीं बोलेंगे हिज हार्ट इज लाइक अ स्टोन। तो अगर हमने लाइक वर्ड यूज कर दिया तब तो वो सिमिली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं हुआ है। जैसे देखो ब्राइट आइड मैरिनर, यानी मैरिनर्स की आंखों को किससे कंपेयर किया गया है, ब्राइट चीज से, है ना। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में यहाँ भी देखो एस और एस, यानी स्टोन और सेट में एस साउंड रिपीट हो रहा है। स्टैंजा 6 जरा देख लेते हैं, यहाँ भी एलिट्रेशन हो रहा है, डिड एंड ड्रॉप। रेपिटेशन देख लो, रेपिटेशन मतलब इस वर्ड को, मतलब जो बिलो वर्ड है उस बिलो वर्ड को रिपीट किया। देखो एक बार, दो बार, तीन बार, ये बिलो वर्ड रिपीट हुआ, तो यहाँ पे रेपिटेशन हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चा, पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें हम कोई भी नॉन लिविंग थिंग या किसी भी एनिमल को हम ह्यूमन की क्वालिटीज दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इस शिप को ना पर्सोनिफाई किया गया है। क्यों, क्योंकि शिप कभी भी चीयर नहीं कर सकता। चीयर मतलब ये हाँ ऐसे करते हैं ना हम लोग, दूसरों को चीयर अप करते, तो शिप कभी भी चीयर अप नहीं कर सकता। चीयर अप कौन करता है, वो ह्यूमन बीइंग करता है ना। तो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी यहाँ पे दे दी गई है, तो यहाँ पे हो रहा है पर्सोनिफिकेशन। इमेजरी तो यहाँ पे हो ही रहा है। इन्वर्जन क्या होता है बेटा, इन्वर्जन का मतलब कोई भी सेंटेंस जो है ना नॉर्मल लिखते हैं हम लोग, लेकिन पोएट क्या करते हैं उसको राइम में मिक्स करने के लिए, यानी रिदम देने के लिए उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर से छेड़खानी कर देते हैं, यानी वो वर्ड आगे पीछे कर देते हैं।
तो जो सेंटेंस होना चाहिए था वी डिड ड्रॉप मेरीली, तो इसको हमारे पोएट ने क्या लिख दिया, मेरीली डिड वी ड्रॉप। तो इस तरह से जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर से छेड़खानी की जाती है पोएट के द्वारा तो वहां पे क्या होता है, इन्वर्जन होता है। नेक्स्ट है हमारा फिर से 7 नंबर स्टैंजा में आ गया मेटाफर। सॉरी, मेटाफर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन को पहचानने का एक और तरीका है, जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग को ही और शी करके रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पे देखो सन को क्या बोला है, ही, तो ही बोल के सन को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफाई कर दिया गया है। इमेजरी तो हो ही रहा है। रिपीटेशन, द वर्ड सी, जो सी वर्ड है वो बार बार रिपीट हुआ है। इन्वर्जन यहाँ पे भी हो रहा है, ही केम आउट ऑफ द सी है तो उसकी जगह पे क्या बोल दिया गया है, आउट ऑफ द सी केम ही। 8 नंबर स्टैंजा में सबसे पहला जो है वो है रिपीटेशन, यानी हायर वर्ड जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देख सकते हो, एक बार, दो बार। इमेजरी हो ही रहा है। ओनोमेटोपिया क्या होता है बेटा, ओनोमेटोपिया का मतलब होता है जब कोई भी साउंड आपको सुनाई देता है ना, किसी प्रकार के साउंड को हम कहते हैं ओनोमेटोपिया। तो देखो बैसून जो है वो एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनोमेटोपिया हो रहा है। सिंबलिज्म, यहाँ पे सिंबल का यूज किया गया है, बीट हिज ब्रेस्ट। ये क्या दिखाता है, ये उस वेडिंग गेस्ट के अंदर जो इनर टर्मोइल हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, उसको अटेंड करना, यानी जो वेडिंग पार्टी है उस वेडिंग पार्टी को वो अटेंड करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है वहां से जाने के लिए, लेकिन वो बेचारा जा नहीं पाता। तो इस तरीके से हमारे पोएट ने इस लाइन के थ्रू, इस फ्रेज के थ्रू, इस वेडिंग गेस्ट के इनर टर्मोइल, रिग्रेट को दिखाया है। 9th नंबर स्टैंजा, यहाँ पे देखो सिमिली हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखो जहां भी तुम्हें ना सेंटेंस में लाइक और एज दिख जाए, समझ जाना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सिमिली। अब यहाँ पे देखो कहाँ हो रहा है, द ब्राइड इज कंपेयर टू अ रोज। देखो, रेड एज रोज इज शी, यानी वो एक रेड की जैसी रोज हो रही थी, सॉरी क्या बोल रहा मैं, वो रोज की जैसी रेड थी। रेड का मतलब होने का मतलब यहाँ पे ब्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट एलिट्रेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो रेड एंड रोज दोनों में आर साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। मैरी एंड मिन्स्ट्रेल्सी, तो यहाँ पे एम साउंड है वो रिपीट हो रहा है एट दी बिगिनिंग। नेक्स्ट इमेजरी तो हो ही रहा है। स्टैंजा 10 में देखो यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच सिर्फ 2 हैं, इमेजरी तो हो ही रहा है। एंड बीट एंड ब्रेस्ट में कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है, बी का साउंड रिपीट हो रहा है। 11th नंबर में पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो स्टॉर्म है ना, उस स्टॉर्म को पर्सोनिफाई किया गया। देखो यहाँ पे ही बोला गया उसे, और उसे और क्या बोला जा रहा है, टिरेनस एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट मेटाफर यहाँ भी हो रहा है, ओवरटेकिंग विंग्स यहाँ पे बोला गया है। तो एक तरह से जो हमारे स्टॉर्म है उसको कंपेयर किया गया है, मतलब उसको एक तरह से इनविजिबली कंपेयर किया गया उसके विंग्स को। कैसे? क्योंकि वो ना एक बहुत बड़ा फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मेटाफर हो रहा है उसके पावर को दिखाने के लिए। 12th नंबर स्टैंजा में देखो एलिट्रेशन हो रहा है, बी से बेंड एंड बी से ब्लास्ट, तो बेंड्स एंड ब्लास्ट, बी साउंड रिपीट हो रहा है। मेटाफर यहाँ पे भी हो रहा है, शैडो ऑफ हिज टो कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ मेटाफर फॉर द स्टॉर्म और डेंजर परस्यूइंग द शिप सजेस्टिंग अ लूमिंग थ्रेट। यानी जो शैडो ऑफ हिज फो का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से हमारे पोएट बताना चाह रहे हैं कि वो स्टॉर्म जो है वो कितना डेंजर है, ठीक है, वो किस तरीके से उस शिप के लिए एक थ्रेट क्रिएट कर सकता है। पर्सोनिफिकेशन यहाँ हो रहा है, शिप को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दे दी गई है, जैसे कि वो बहुत तेज ड्रॉप कर रहा था, वहां से भाग रहा था, है ना, तो ये सभी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट है सिमिली। 30 नंबर स्टैंजा में यहाँ पे सिमिली हो रहा है। अब सिमिली ढूंढो कहाँ पे है, ये देखो एज वर्ड आ गया ना, तो यहाँ पे सिमिली हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइस को कंपेयर किया गया है एमराल्ड से, इमेजरी तो हो ही रहा है। 40 नंबर स्टैंजा में एलिट्रेशन है स्नो एंड शीन, इसमें एस का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। इंजैपमेंट, अब इंजैपमेंट क्या होता है, जब भी किसी भी स्टैंजा में, देखो इस पूरे स्टैंजा में एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं लगा है, ना तो कोई फुल स्टॉप है ना ही कोई कॉमा है, वो कौन जगह है, इस जगह पे, ठीक है। इमेजरी यहाँ भी हो रहा है। 15 नंबर में द फ्रेज आइस इज रिपीटेड, द आइस वॉज, देखो द आइस वॉज हियर, द आइस वॉज देयर, द आइस वॉज करके ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे रिपीटेशन हो गया, इमेजरी हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन में क्या है, यहाँ पे आइस को ना ह्यूमन की क्वालिटीज दे दी गई हैं, जैसे कि ग्रोलिंग करना, रोरिंग करना, हॉलिंग करना, ठीक है, भले ही एनिमल्स की क्वालिटीज हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है क्योंकि जिसको दिया गया वो नॉन लिविंग थिंग है। ओनोमेटोपिया यहाँ पे हो रहा है, जैसे क्रैकिंग का साउंड है, ग्रोलिंग का साउंड है, रोरिंग एंड हॉलिंग, ये जो साउंड है एक तरह का, कोई भी प्रकार का साउंड आता है तो वो ओनोमेटोपिया होता है। नेक्स्ट
अब यहाँ पे सिंबलिज्म के तौर पे यूज किया गया है एल्बाट्रॉस को। क्यों? क्योंकि एल्बाट्रॉस को एज अ सिंबल ऑफ होप एंड गुड लक माना गया है और ये माना भी जाता है। मैंने शुरू में एक क्वेश्चन दिखाया था ना, तो किस तरीके से जो इमेजरी है एंड सिंबलिज्म है, ये दो एक यूं कहो तो डोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच है जो यहाँ पे यूज हुआ है, वो किस तरीके से पूरे पोम को डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट 17 नंबर में यहाँ भी ओनोमेटोपिया हो रहा है, थंडर, ये भी एक साउंड है, इमेजरी यहाँ भी हो रहा है। 18 नंबर में इमेजरी तो हो ही रहा है, पर्सोनिफिकेशन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड को कैसा, सॉरी, यहाँ पे विंड को कैसा बोला गया, गुड, है ना, उसको ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दे दी गई हैं। 19 नंबर में एलिट्रेशन में देखो मिस्ट एंड मास्ट, तो कौन सा साउंड आ रहा है, एम का साउंड आ रहा है। सिंबलिज्म यहाँ पे जो व्हाइट मून है ना, व्हाइट मून, इस व्हाइट मून ये क्या सिंबलाइज करता है, क्लैरिटी, गाइडेंस एंड परहैप्स होप, है ना, जो कंट्रास्ट करता है किस चीज को, जो उनकी सराउंडिंग है, यानी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, फॉग एंड मिस्ट चल रहा है, लेकिन अभी भी उनके अंदर जो होप है वो जगी हुई है कि हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे। तो वही जो व्हाइट मूनशाइन है ना, वो वही दिखाती है। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे इंजैममेंट लिख दिया है, यहाँ पे इंजैममेंट नहीं हो रहा, क्योंकि आप देख सकते हो कि चारों लाइन के एंड में कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क आपको दिख रहा है। नेक्स्ट 20 नंबर में देख सकते हो कि यहाँ भी एक सिंबलिज्म का यूज किया गया है, एल्बाट्रॉस, है ना, यहाँ पे एल्बाट्रॉस का वही है, सेम गुड लक रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अब उसको मार देना ये दिखाता है कि आखिर उसने कितना बड़ा गलत काम किया है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन में, फिर हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 21। अब इसमें क्या होता है कि अभी भी वो स्टोरी जो है वो कंटिन्यू रखता है। द सन नाउ रोज अपन द राइट, आउट ऑफ द सी केम ही, यानी अब जो सन है ना वो राइट से निकलता है और वो आसमान में जाकर फिर सी के अंदर डूब जाता है। स्टिल हिड इन द मिस्ट एंड ऑन द लेफ्ट वेंट डाउन इनटू द सी, यानी जो पूरा एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट में अभी भी मिस्ट है, यानी अभी भी वहां पे जो है वो धुंध फैला हुआ है, साफ साफ चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वो देख पा रहे हैं कि सन जो है वो राइट से निकल कर फिर सी में जाके डूब जाता है। और ये सब कुछ हो रहा है उस एल्बाट्रॉस के मर जाने के बाद। एंड द गुड साउथ विंड स्टिल ब्लू बिहाइंड, और जो वो गुड साउथ विंड था ना जो उनको नॉर्थ की ओर लेके जा रहा था, वो अभी भी बह रहा था। बट नो स्वीट बर्ड डिड फॉलो, लेकिन यहाँ पे वो बेचारा अल्बाट्रॉस उनको फॉलो नहीं कर रहा था। नॉर एनी डे फॉर फूड और प्ले, ना तो वो मैरिनर्स के बुलाने पे आता था और ना ही खेलने और खाने के लिए आता था। एंड आई हैड डन अ हेलिश थिंग एंड इट वुड वोकेम वो, अब यहाँ पे जो मैरिनर है ना वो सबके सामने इस बात को कन्फेस करता है कि मैंने ना एक हेलिश काम किया। हेलिश का मतलब ऐसा काम जिससे कि मैं नर्क में जाऊंगा, ठीक है, और इन सब से ये क्या करेगा, हम सबके पास मुसीबत को लेकर आएगा। फॉर ऑल एवर्ड आई हैड किल्ड द बर्ड दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो, यानी वो फॉर्मली कहता है कि मैंने उस बर्ड को मार दिया, वो बर्ड जो ब्रीज को बहने में मदद कर रही थी। आह रिच said they the bird to slay that made the breeze to blow, तब बाकी सारे लोग कहते हैं कि तुमने उस बर्ड को मार दिया जो बर्ड क्या कर रहा था, हमारे लिए उस ब्रीज को ब्लो करवा रहा था। दैट मीन्स उसके वजह से ही हमारा जो शिप है वो अच्छी तरीके से चल रहा है और तुमने उसे ही मार दिया। ये सब कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं वो क्रू मेंबर्स। नॉर डिम नॉर रेड लाइक गॉड्स ओन हेड द ग्लोरियस सन प्योरेस्ट, यानी ना तो वो डिम था और ना ही रेड था, बिल्कुल नॉर्मल जो होता है ना, मान लो कि जो गॉड का जो हेड होता है बिल्कुल वैसा ही जो सन है वो ग्लो कर रहा था, वैसे ही वो ग्लो करते हुए ऊपर की ओर उठा, जैसे नॉर्मल हो रहा था वैसे ही वो ऊपर की ओर उठा। प्योरिस्ट का मतलब रोज अप, वो ऊपर की ओर उठा। देन ऑल एवर्ड, एवर्ड मतलब फिर से बाकी सभी लोग कहने लगे, I had killed the bird that brought the fog and mist. 'Twas right, said they, such bird to slay that bring the fog and mist. उसने क्या कहा था कि मैंने उस बर्ड को मार दिया जिसने क्या क्रिएट किया, जिसमें फॉग एंड मिस्ट को क्रिएट किया, यानी वो बर्ड ही था जिसने फॉग और मिस्ट को हमारे पास लाने में मदद किया। तो twas right, twas का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, it was, यानी ये बिल्कुल सही है। अब बाकी सारे लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने उस बर्ड को मार दिया, वो बर्ड को तो मारने लायक ही था, उस बर्ड को तो मार ही देना चाहिए था, जिस वर्ड के वजह से हमारे पास फॉग एंड मिस्ट आ गया। तो यहाँ पे हमें ये दिखाता है ये लाइन कि किस तरीके से वो जो क्रू मेंबर्स थे वो फिकल माइंडेड पीपल थे
और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो उस मैरिनर को दोष दे रहे थे कि तुमने उस चिड़िया को मार दिया, उस बर्ड को मार दिया, जिसके वजह से ये हवाएं बह रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। और अब वो क्या कह रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये वही बर्ड है जिसकी वजह से ये स्नो एंड मिस्ट आया। अब देखो, अब मौसम बिल्कुल साफ हो गया, जैसे वो बर्ड मरा अब सब कुछ बिल्कुल सही सही हो गया। द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फरो फॉलोड फ्री। यानी जो ब्रीज है ना वो अभी भी बहुत अच्छे तरीके से बह रही थी, और ऐसा लग रहा था जो शिप है इसके पीछे ना, ये शिप जब आगे बढ़ रहा था ये पीछे एक फोम टाइप का क्रिएट करते हुए आगे बढ़ रहा था। मानो वो जो फोम है वो इसका पीछा कर रहा था, उसको चेज कर रहा था। वी वर द फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट इनटू दैट साइलेंट सी। और सी जो था वो बिल्कुल साइलेंट था, और ऐसा लग रहा था कि हम जिस जगह पर हैं उस जगह पर पहुंचने वाले हम बिल्कुल पहले शिप थे, पहले इंसान थे, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। डाउन ड्रॉप द ब्रिज, द सेल ड्रॉप डाउन। उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि जो ब्रीज है यानी जो हवा है वो एकदम से रुक गई, जिसके वजह से जो शिप है वो भी एकदम से रुक गया। इट वॉज सैड एज सैड कुड बी एंड वी डिड स्पीक ओनली टू ब्रेक द साइलेंस ऑफ द सी। यानी सारे लोग बिल्कुल सैड हो चुके थे। क्यों? क्योंकि कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, और हमने बोलना बस इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि सी बिल्कुल साइलेंट हो चुका था। अब सिर्फ हम लोग जो बोल रहे थे ना उनकी आवाज आ रही थी, बाकी कहीं से कोई भी आवाज नहीं थी, इवन की हवाएं एक जरा सा भी नहीं चल रही थी। ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई, द ब्लडी सन एट नून, राइट अप एबव द मास डिड स्टैंड नो बिगर देन द मून। यानी अब जो वो सन था वो एकदम बड़ा सा दिखने लगा, और उसके वजह से पूरा आसमान जो है वो कॉपर कलर का हो गया, सन बहुत ज्यादा हॉट हो गया, और वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ चुका था। मास्ट मतलब ये दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल इसके ऊपर आ चुका था, और वो बड़ा भी दिख रहा था। डे आफ्टर डे वी स्टक नॉर बीनीथ नॉर मोशन। यानी दिन दिन पर दिन बीतता गया, लेकिन हम वहीं पे फंसे रहे। ना तो हम सांस ले पा रहे थे सही से, ना हमारा जो शिप है वो मोशन कर रहा था, मीन्स एक ही जगह पर अटक गया था। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपन अ पेंटेड ओशन। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपने पेंटिंग में उस शिप की पेंटिंग कर रखी हो, बिल्कुल मोशनलेस, कोई मोशन ही नहीं था। वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। हो सकता है कि ये स्टैंजा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। हर तरफ वाटर था, लेकिन फिर भी जो बोट था, बोट मतलब वो जो शिप था वो लकड़ी का बना हुआ था ना, तो एक समय के बाद जो लकड़ी है ना वो भी सिकुड़ने लगता है, तो वो बोट भी जो है ना धीरे धीरे क्या हो रहा था, उस सन के तेज हीट से सिकुड़ने लगा था। वाटर हर तरफ था, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं था वहां पे। तो इस जगह पे क्या क्रिएट हो रहा है, आयरनी, मतलब हर तरफ पानी है लेकिन फिर भी पीने के लिए पानी ही नहीं है। द वेरी डीप डिड रोट, O Christ, that ever this should be, ye slimy things did crawl with legs upon the slimy sea। तो अब वो जो मैरिनर है वो रिक्वेस्ट करता है भगवान से कि जीसस क्राइस्ट प्लीज़ हमें वो सीन दोबारा मत दिखाना, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग फंसे थे, अब हमें प्लीज़ वो सारी चीज़ें मत दिखाना। अब उन्हें क्या होता है, उन्हें उस ओशन में कुछ स्लिपरी बॉडीज दिखाई देती हैं जो अपने पैरों से उसमें उसी में तैर रही थी, क्रॉल कर रही थी, मीन्स अलग ही लेवल की क्रिएचर्स जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अबाउट अबाउट इन रील एंड राउट द डेथ फायर डांसेस एट नाइट। यानी हर तरफ इधर से उधर ऐसा लग रहा था कि मौत जो है वो उनके चारों ओर आकर नाच रही हो रात में। द वाटर लाइक अ रिच विच ऑयल बर्न्ड ग्रीन एंड ब्लू एंड वाइट। और ऐसा लग रहा था कि वो जो वाटर है वो किसी चुड़ैल के द्वारा तैयार किया गया कोई ऑयल है। यानी यूँ कहते हैं ना कि जब आप कुछ गलती करते हो तो अगर वो गलती बहुत बड़ी होती है तो आपके मन में वो गिल्ट इतनी ज़्यादा बैठ जाती है कि आपको हर एक तरफ खराब चीज़ें ही दिखाई देती हैं। तो वो जो ओशन था वो बिल्कुल अलग ही लेवल से बिहेव कर रहा था। उस माइनर को और वहाँ के क्रू मेंबर्स को वो ओशन बिल्कुल अलग अलग था। ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ स्लिपरी क्रिएचर्स वहाँ पे तैर रही हो, रेंग रही हो, मौत जो है वो उनके अगल बगल आके डांस कर रही हो, और वो जो वाटर है वो बिल्कुल किसी विच के ऑयल के जैसा लग रहा था, जो लग रहा था कि जला हुआ ऑयल है जो ग्रीन ब्लू एंड व्हाइट कलर का हो रहा है। एंड सम इन ड्रीम्स एस्योर्ड वर ऑफ द स्पिरिट दैट प्लेग्ड अस सो।
यानी कुछ लोगों ने तो अपने सपने में भी ये देखा, उन्होंने एश्योर किया, विश्वास दिलाया कि वो एल्बाट्रॉस की जो आत्मा है, उसकी जो स्पिरिट है, वो उनका पीछा कर रही हैं, उन्हें परेशान करना चाहती हैं। 9 फैंथम डीप ही हैड फॉलोड अस, यानी फैंथम क्या होता है, एक प्रकार का यूनिट है, मेजरमेंट है डेप्थ को नापने का। यानी 9 फैंथम डीप से वो उनका पीछा कर रही है, और बिल्कुल उस जगह से जहाँ पे उसे मारा गया था। वो कौन सा जगह था? द लैंड ऑफ मिस्ट एंड स्नो, यानी उस जगह पे उसे मारा गया, और तब से उस जगह से उसकी आत्मा पीछा कर रही है और उनसे बदला लेना चाहती है। एंड एवरी टंग दो अटर ड्रॉट वॉज विदर्ड एट द रूट, यानी अब सिचुएशन इतना खराब हो चुका था कि सन के वजह से चारों ओर जो वाटर था उनके शिप के ऊपर सब खत्म हो चुका था। अब सारे लोग प्यास के मारे क्या हो गए थे? पागल हो चुके थे। हर तरफ एक ऐसा कंडीशन बन चुका था मानो कि सूखा आ गया हो, मीन्स पीने के लिए एक बूंद पानी उनके पास नहीं बचा था। वी कुड नॉट स्पीक नो मोर देन इफ वी हैड बीन चोक्ड विथ सूट, यानी ऐसा लग रहा था कि हमारा गला जो है ना वो वाइट स्मोक से भर गया हो और हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कोई भी इंसान कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। क्यों? क्योंकि सबका गला सूख चुका था। ऐसा सूख चुका था मानो कि हमारे गले में क्या हो गया, फंस गया हो, क्या वाइट स्मोक आके फंस गया हो। वेल अ डे व्हाट एविल लुक्स हैड आई फ्रॉम ओल्ड एंड यंग, और उसके बाद वो दिन हमारे लिए बहुत ही मनहूस दिन था, और सारे लोग क्या कर रहे थे? मुझे एविल लुक्स दे रहे थे, यानी सारे लोग मुझे बहुत अजीब तरीके से घूर रहे थे, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो या बड़े लोग, मतलब जितने लोग वहाँ पे थे, छोटा से बड़ा, सारे लोग मुझे घूर रहे थे। इंस्टेड ऑफ द क्रॉस द एल्बाट्रॉस अबाउट माई नेक वॉज हंग, यानी मेरे नेक में जो क्रॉस था उस क्रॉस को उन लोगों ने हटा दिया और उस डेड एल्बाट्रॉस की बॉडी को मेरे गले में टांग दिया। लास्ट स्टेंजा बस यहीं तक था। तो अब हम लोग देखते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच का यहाँ पे इन पार्ट 2 में कैसे यूज हुआ है। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पे 21 नंबर में पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन को ह्यूमन की क्वालिटीज दी गई हैं, जैसे कि ही या केम ही, एक ही बात है, मतलब उसका आना और ही बोलना सब पर्सोनिफिकेशन ही तो है। इमेजरी यहाँ भी हो रहा है, एलिट्रेशन यहाँ पे हो रहा है, देखो स्टील एंड सी। इंजैम्पमेंट यहाँ पे हो रहा है इस लाइन में, देखो यहाँ पे कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, ना कॉमा है, ना फुल स्टॉप है, ना कॉलन है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इंजैम्पमेंट हो रहा है। 22 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विंड को गुड बोला गया है, इनको ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दे दी गई हैं। एलिट्रेशन यहाँ भी हो रहा है, साउथ एंड स्टील में एस साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। इमेजरी यहाँ भी हो रहा है। कैसे इमेजरी हो रहा है यहाँ पे? स्वीट बर्ड मैरिनर्स हैलो पेंटेड अ विविड पिक्चर, तो एक तरह से वो विविड पिक्चर क्रिएट करता है हमारे माइंड में। नेक्स्ट है 23, यहाँ पे भी अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ना वो स्टैंजा का राइमिंग स्कीम बताना भूल गया था, तो यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। देखो अब ये जो वर्ड है थिंग, तो थिंग के ऐसा सुनने में कोई भी लग रहा है क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा ए। वो ब्लो ब्लो, तो ये हो जाएगा बी बी एंड बी। बर्ड ये हो जाएगा सी एंड स्ले ये हो जाएगा डी। तो इस पूरे स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम होगी वो ए बी सी बी डी बी। तो ये जो बड़े वाले हैं ना, 6 लाइन वाले जो स्टैंजाज हैं उसकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी सी बी डी बी, और जो छोटे वाले हैं उनकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी। इस चीज को दिमाग में रख लेना, ठीक है। एलिट्रेशन यहाँ भी हो रहा है, जैसे हैड एंड हेलिश, तो एच साउंड रिपीट हो रहा है। वुड एंड वोकेम, तो डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन देख लो, रिपीटेशन मतलब दैट मेड द ट्री ब्रीज टू ब्लो, ये लाइन जो है ना वो रिपीट हुआ है। कहाँ पे है? यहाँ पे होगा, देखो दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो, दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो। नेक्स्ट हाइपरबोली का यहाँ पे यूज हुआ है। कैसे? यहाँ पे जो स्पीकर है वो एग्जैजरेट करते हैं ये दिखाकर कि मैंने कितना बड़ा काम किया, मतलब कितना बड़ा गलत काम किया है, तो उसको उन्होंने हेलिश वर्ड का यूज करके दिखाया है कि ये बहुत ही घिनौना काम है, मीन्स एग्जैजरेट करना। 24 नंबर में देखो सिमिली आ रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो सन है उसको कंपेयर किया गया है हेड ऑफ गॉड से, ठीक है। रेपिटेशन यहाँ भी हो रहा है, दैट ब्रॉट द फॉग एंड मिस्ट। आयरनी, यहाँ पे आयरनी क्रिएट हो रहा है। कैसे आयरनी क्रिएट हो रहा है? अर्लियर दे थॉट दैट द एल्बाट्रॉस ब्रॉट फेवरेबल विंड्स बट हियर दे क्लेम इट ब्रॉट फॉग एंड मिस्ट, यानी पहले तो वही लोग बोल रहे थे कि ये एल्बाट्रॉस ही है जिसके वजह से ये फेवरेबल विंड आया, लेकिन अब वही लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वो एल्बाट्रॉस के वजह से ही फॉग एंड मिस्ट आया। जस्टिफाइंग इट्स किलिंग, दिस इनकंसिस्टेंसी एड्स अ लेयर ऑफ आयरनी टू द सिचुएशन।
नेक्स्ट 25 नंबर में देखो एलिट्रेशन यहाँ भी हो रहा है, फेयर, फोम, फ्लू, एप साउंड रिपीट हो रहा है। फरो, फॉलोड, फ्री, तो यहाँ पे एप साउंड रिपीट हो रहा है। हाइपरबोली में देखो वी वर द फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट इनटू द साइलेंस, ऐसा लग रहा है मानो कि हम ही सबसे पहले आए, तो ये भी यहाँ पे एक तरह से अ लेवल ऑफ एग्जैजरेशन हो रहा है। 26 नंबर में देखो एलिट्रेशन, ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पे डी का साउंड रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन यहाँ हो रहा है ड्रॉप्ड डाउन का। नेक्स्ट सिमिली, ट्वास सैड एज सैड कुड बी, तो ट्वास का मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ट्वास का मतलब होता है इट वाज, भूल मत जाना, ठीक है। तो यहाँ देखो सिमिली हो रहा है, कैसे सिमिली हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एज वर्ड का यूज किया गया है। द डेप्थ ऑफ सैडनेस हैज बीन कंपेयर्ड टू द सिचुएशन टू द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबल सैडनेस। पर्सोनिफिकेशन यहाँ भी हो रहा है, कैसे, द सी हैज बीन पर्सोनिफाइड एज साइलेंट गिविंग इट लाइफलेस क्वालिटी, यानी लोग साइलेंट होते हैं, इंसान साइलेंट होते थे, यहाँ पे सी को साइलेंट बोला गया, तो इस तरह से इसको पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट 27 नंबर में इमेजरी क्रिएट हो रहा है, इसमें मेटाफर भी है, कैसे कि यहाँ पे सन को ना एज अ सन को कंपेयर किया गया है किस चीज से, ब्लड से, यानी इट इज ब्लडी। इसे दिखाया जा रहा है कि ये कितना ओमनियस है, कितना डेंजरस है, और इस एटमोसफेयर को कितना वायलेंट कर रहा है। हाइपरबली यहाँ भी यूज किया गया है सन को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में। नेक्स्ट डे आफ्टर डे वर्ड फ्रेज जो है वो रिपीट हो रहा है। सिमिली यहाँ भी हो रहा है कि शिप को और ओशन को कंपेयर किया गया है एक पेंटिंग के साथ। वी स्टक नॉर बीनीथ नॉर मोशन, तो इस जगह पे क्या हो रहा है, हाइपरबली हो रहा है, मतलब एग्जैजरेट किया जा रहा है सिचुएशन को, कैसा है ये पढ़ लो यहाँ। नेक्स्ट 20 नंबर में यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है वाटर वाटर एवरीवेयर का। आयरनी मैंने पहले बता दिया कि हर तरफ वाटर है लेकिन कहीं भी वाटर नहीं है, तो ये लाइन जो है वो एक आयरनी क्रिएट करता है। 30 नंबर में देखो, 30 नंबर में क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो सी है उसको पर्सोनिफाई किया गया है, उसको क्वालिटी दी गई है किस चीज की, रॉटिंग की, यानी सड़ जाने की, है ना। रिपीटेशन जो है यहाँ हो रहा है स्लिमी वर्ड का। 31 नंबर में रिपीटेशन हो रहा है अबाउट वर्ड का, इमेजरी यहाँ पे है, सिमिली यहाँ भी है, वाटर को कंपेयर किया गया है किससे, एक विच क्राफ्ट के ऑयल से। पर्सोनिफिकेशन यहाँ भी हो रहा है, कैसे, जो फ्लेम्स हैं उन फ्लेम्स को पर्सोनिफाई किया गया है ये दिखाकर कि वो लाइवली हैं, मतलब वो जिंदा हैं। सिंबलिज्म यहाँ पे है डेथ फायर, डेथ फायर किस चीज का सिंबल है भाई, द सिंबल ऑफ डेंजर एंड प्रेजेंस ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। इमेजरी यहाँ भी हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन देखोगे, द स्पिरिट इज गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज बाय बीइंग डिस्क्राइब्ड एज कैपेबल ऑफ प्लेगिंग, ठीक है। प्लेगिंग का मतलब परेशान करने का, स्पिरिट है वो परेशान कर रहा है, यानी जो अल्बाट्रॉस की जो स्पिरिट है वो परेशान कर रहा है किसको, सारे लोगों को, तो ये एक तरह से यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। सिंबलिज्म देखो तो जो स्पिरिट टर्म है इसको, ये एक सिंबल है किस चीज का, गिल्ट का, हॉन्टिंग मेमोरीज का, यानी पास्ट ट्रॉमा का, जो अभी भी क्या कर रहा है, जो कैरेक्टर्स हैं उनको अफेक्ट कर रहा है। हाइपरबली 9 फैंथम डीप ऐसा दिखा रहा है, मतलब मान लो कितना गहरा है वो, कहाँ से उसका पीछा कर रहा है ऐसे करके, है ना। 33 में देखो इमेजरी यहाँ तो है ही, पर्सोनिफिकेशन यहाँ भी हो रहा है, कैसे हो रहा है, द टंग आर पर्सोनिफाइड, यानी जो जीभ है, लोगों का टंग है, इनको पर्सोनिफाई किया गया है, जैसे मानो कि ये झड़ रहे हों, अब ये खत्म हो रहे हों। सजेस्टिंग अ लॉस ऑफ वाइटलिटी एंड कम्युनिकेशन। सिंबलिज्म यहाँ भी यूज किया गया, सूट सिंबलाइजेस पोल्यूशन एंड सफोकेशन रिप्रेजेंटिंग द ओवरवेलमिंग नेचर ऑफ देयर सफरिंग, यानी जिस तरीके से वो सफर कर रहे हैं ना उनको ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा में भी हमारे कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच है, जैसे इमेजरी है, सिंबलिज्म है, यहाँ पे जो एल्बाट्रॉस है वो सिंबल है किस चीज का, गिल्ट एंड बर्डन का, जो इसके गले में ये दिख रहा है ना लटका दिया गया है, ये दिखाता है कि लोग इसको रियलाइज करवाना चाहते हैं कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर रखी है। और ये सैमुअल टेलर कॉलरिज के पूरे जो ये पोम है ना उसमें ये एल्बाट्रॉस यही दिखाता है, स्पेशली जब वो मर जाता है उसके बाद। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, द एल्बाट्रॉस रिप्रेजेंट अ हेवी वेट ऑफ सीन एंड कॉन्सिक्वेंस। द लाइन सजेस्ट दैट द स्पीकर फील्स कंडेम्ड एंड ट्रैप्ड बाय देयर पास्ट एक्शंस, यानी अब उसे अपने आप पे ही क्या महसूस होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। टोन, इस पूरे स्टैंजा की जो टोन है वो किस तरह की रखी गई है, एक्सक्लेमेशन का, इसमें इमेजरी का यूज किया गया है, सिंबलिज्म का यूज किया गया है, जो एक ऐसा टोन शो करता है जिसमें क्या शो हो रहा हो, डीप रिग्रेशन शो हो रहा है और हेवी बर्डन ऑफ गिल्ट भी शो हो रहा है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था इस पूरे पोम का। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पोम बहुत लंबी थी एंड लिटरली मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इस पूरे पोम को एक्सप्लेन करते करते। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई हो, और आ गई हो तो आपको पता ही है क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगली जो वीडियो होने वाली है मोस्ट प्रोबेबली वो जूलियस सीजर होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, बी स्मार्टी एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।